तो आज इस वीडियो में हम कल परमार प्रशासन को हमने शुरू किया था, उसका सेकंड पार्ट हम आज पढ़ने वाले हैं। परमार कालीन प्रशासन को क्या पढ़ने वाले? परमार कालीन प्रशासन। ठीक है, अभी कम से कम इस पर एक वीडियो और मिलेगी क्योंकि लंबा चौड़ा प्रशासन है परमारों का। और मैं कोशिश करूंगा कि 3 वीडियो जो कि छोटी छोटी होंगी, 20-20 मिनट की भी मुश्किल से होंगी, उनमें इतना समाहित हो जाए पूरा परमार, क्योंकि बहुत बड़ा राजवंश है ये, जो कि इतने सालों से रहा। टोटल 60 राजा जिसमें हुए है ना, तो उसको किसी छोटी सी वीडियो में समाहित करना थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाता है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे उसे समाहित करने। ठीक है, तो शुरू करते हैं परमार कालीन प्रशासन। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। आइए शुरू करते हैं। परमार कालीन प्रशासन में कल हमने भूमि के प्रकारों पर बात कर दी थी, जिसमें से हमने संकल्प या विष्णुप्रीति, दूसरे नंबर पर हमने रौत और तीसरे नंबर पर हमने जागीर भूमि के बारे में बात कर दी थी। इसके अलावा हमने कल के वीडियो में, आपको याद होगा, मुयाली, गयाली, औताली। गयाली मैंने गया, गांव से गया है ना, लॉजिक है। मुयाली मैंने मर गया, तो मुयाली, औताली, गयाली, ऐसे सदावर्त वगैरह वगैरह हमने भूमियों के प्रकारों पर हम कल वाली वीडियोस में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आज वाली वीडियोस में जो है सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भूमि से जो राजस्व मिल रहा था, भू राजस्व जिसे कहते हैं, वो किस तरीके से उगाया जा रहा था, किस तरीके से वसूल किया जा रहा था। देखो, अगर मैं बात करूं भू राजस्व की, किसकी बात करो बेटा? भू राजस्व की। तो भू राजस्व मुख्यतः 2 तरीके से लिया जाता था। कितने तरीके से? 2 तरीके से लिया जाता था। मेरे साथ बोलते रहे जिससे आपको और भी अच्छा लगेगा। पहला था किसके रूप में? नकद के रूप में। किसके रूप में बेटा? नकद के रूप में। और दूसरा किसके रूप में? अन्न के रूप में। ठीक है कि नहीं? अब नगद जो ले रहे थे उसको कुछ और नाम था, क्या मामला, कुछ और नाम लिखा है मैंने, है मामला या रकम। यस, तो जो नगद लिया जा रहा है उसे कहा गया मामला या रकम कहा जाता है। और अन्न के रूप में जो लिया जाता था उसे एक और नाम दिया जाता था, बिसाह, या एक और नाम दिया जाता था बेटा बराह। क्या दिया जाता था? बराह। नगद के रूप में जो भू राजस्व लिया जा रहा है उसे कहा जा रहा है मामला या रकम। अन्न के रूप में जो भू राजस्व लिया जा रहा है उसे बिसाह या बरा कहा जा रहा है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग नाम होंगे, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना। नगद कितना लिया जा रहा है? बोलो, 7/8%। ये हमने भाग लिख लो, प्रतिशत छोड़ो, 7/8 भाग समझ लो आप। सुदर्शन शाह के जमाने में भी आपने इसको देखा होगा। और विसाह कितना लिया जा रहा है? 1/8% विसाह के रूप में लिया जा रहा है। ठीक है, ये मुख्य यूनिट थी किसकी? ये मुख्य यूनिट थी भू राजस्व की। ये नगद, जिसे मामला या रकम कहा गया, 7/8% लिया जा रहा है। इसके अलावा अन्न के रूप में जो लिया जा रहा है उसे बिसाह या बरा भी कहा जाता था, जो कि 1/8% लिया जाता है। इसके अतिरिक्त, इस 2 टैक्सों के अतिरिक्त जो है, कई जगह पे ऐसा भी देखा गया कि जो टोटल प्रोडक्शन का, अगर कोई जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ है तो टोटल प्रोडक्शन का 1/2 भाग भी लिया गया। कितना भाग लिया गया बेटा? 1/2 भाग भी लिया गया, जिसे आपने देखा होगा कई जगहों पर प्रशासन में अधाली शब्द आया है। क्या आया बेटा? अधाली। और कई जगह इस टैक्स को एक और नाम दिया गया जिसे कहा गया सिरतान। क्या कहा गया? सिरतान। और सिरतान ही वो कर है जो कि राज्य के भू राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, और नाम क्या है बेटा? सिरतान। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब एक और टैक्स है जो जिसका वर्णन मिलता है किसमें? जिसका वर्णन मिलता है परमार प्रशासन में, और उस टैक्स का नाम है बेटा तिहाड़। कितना है? क्या नाम है? तिहाड़ कर का भी कई जगह नाम दिया जाता है, तिहाड़ कर। खासकर मुआफीदार जो होते थे वो तिहाड़ काफी वसूल करते थे। और जो ये तिहाड़ कर होता था वो टोटल प्रोडक्शन का 1/3 होता था। कितना होता था? 1/3। अधाली और सिरतान दोनों एक ही बात है। तिहाड़ जो है 1/3% लिया जाता था। इसके अलावा नगद को मामला या रकम जो 7/8%, और अन्न के रूप में बिसाह या बरा जो कि 1/8% लिया जाता था। आप समझे कि नहीं? बोलो, कोई दिक्कत है? बताओ अगर दिक्कत है तो भाई। ठीक है, अब अगला हमारे पास जो पॉइंट आता है कि सर भूमि के बारे में तो हो गया, पर किसानों के बारे में भी तो बात कीजिए कि किसान किस तरीके थे और कौन कौन किसान था, जरा इस पर भी बात कर देते। हो गया? ये उतार दिया आप लोगों ने? ठीक है बेटा, आइए जरा आगे आओ जरा।
अब बात करते हैं किसानों पर, क्योंकि हमने जमीन की तो खूब सारी बातें कर दी, लेकिन अब हमारा जो पॉइंट आने वाला है वो है किसान। समझो थोड़ा किसान को तरीके से। देखो, आप जानते हैं परमार प्रशासन में जमीन का मालिक कौन है बेटा? राजा है या नहीं? जमीन का मालिक राजा। अब राजा तो ऐसा है नहीं कि हल चलाने लग जाएगा, है या नहीं? ऐसा तो करेगा नहीं राजा। तो राजा अपनी भूमि को, कल हमने कहा था, 3 तरीके से देता है। या तो वो संकल्प के रूप में देगा, या तो वो रौत के रूप में देगा, या तो वो जागीर के रूप में देगा। और जिसको भी राजा जमीन देगा उसे कहा जाता था थातवान। क्या कहा जाता है बेटा? थातवान। ठीक है। अब थातवान किसको मिल रहा है? उसको एक नाम और कहा जाता था आसामी। क्या कहा जाता था? आसामी। थातवान को आसामी कहा जाता। अभी भी नाम कहते हैं बड़ा मोटा आसामी है या नहीं? तो कहा गया भाई थातवान को आसामी कहा गया। डायरेक्ट राजा जिसको जमीन दे रहा है। अब ये समझ लो, राजा के बाद जमीन का मालिक है थातवान। अब थातवान क्या करेगा कि भाई अब वो मालिक हुआ तो वो क्या करेगा? देखो, वो 3 प्रकार के थातवान के नीचे आपको 3 प्रकार के किसान देखने को मिलेंगे। कितने प्रकार के बेटा? 3 प्रकार किसान। पहला किसान होगा खायकर। क्या होगा बेटा? खायकर। खायकर। ठीक है। इसे कई जगह क्या नाम दिया गया? मौसूरी। क्या नाम दिया गया? मौसूरी। कोई बात नहीं, हम खायकर याद रखें। दूसरे प्रकार का जो किसान होगा बेटा उसका नाम है कैनी। क्या नाम है? और तीसरे प्रकार का जो किसान होगा उसे कहा जाएगा सिरतान। क्या कहा जाएगा? सिरतान। चल रिपीट करो। पहले प्रकार का खायकर, दूसरे प्रकार का, तीसरे प्रकार का सिरतान। बिल्कुल, सिरतान को मैंने कहा मौसूरी, सॉरी, खायकर को कई जगह मौसूरीदार भी कहा गया। क्या कहा गया? मौसूरीदार भी कहा गया। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत है? ठीक। अब ये है कौन? सब के सब थातवान के अधीन। समझना जरा। थातवान को राजा ने, थातवान को कोई भूमि दी, माना ये लैंड एरिया राजा ने थातवान को दे दिया, ये वाला लैंड एरिया। उसमें वो तो नहीं आ रहा लाइट? ज्यादा पड़ रहा है? नॉर्मल चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, थातवान को राजा ने ये वाली भूमि दी, ठीक है बेटा। अब जब ये वाली भूमि दी तो सोचो जरा कि इस वाली भूमि पर कुछ हिस्से पर पहले से ही कोई किसान बसा हुआ था। ये वाले हिस्से पर किसान बसा हुआ था, उसके अपना खेती बाड़ी चल रही थी, उसके अपने मकान वकान सब कुछ था, इस वाले हिस्से पर बसा हुआ था। अब इस पर पहले से, थातवान की खेती पर पहले से बसे हुए किसान को नाम दिया गया बेटा खायकर। क्या कहा गया? खायकर। ठीक है कि नहीं? ये खायकर का काम क्या था? ये जमीन करता था, पूरी कृषि बाड़ी कर, खेती बाड़ी करता था, और रेवेन्यू किसको देता था? थातवान को देता था। भाई सब तीनों के तीनों थातवान के दिन तो थातवान को देता। ठीक। उसके बाद माना जमीन बहुत ज्यादा है, तो ऐसा तो नहीं सारी जमीन पर थातवान खेती कर देगा, नहीं। थातवान क्या करता था? कुछ हिस्से पर खुद खेती करता था, और अपने आप नहीं करता था। अपने साथ खेती करने के लिए कुछ लोगों को रखता था, कुछ किसान अस्थायी रखता था, और उन्हें नाम दिया जाता था कैनी। क्या नाम दिया जाता था बेटा? कैनी। इस पर डायरेक्ट कौन काम कर रहा है? थातवान काम कर रहा है, लेकिन किसके माध्यम से काम कर रहा है? कैनी। एक प्रकार से हेल्पर किसान होते थे थातवान के, जिसे नाम दिया गया कैनी। क्या दूसरा पॉइंट समझ में आ गया? ठीक। तीसरे नंबर का पॉइंट है सिरतान कौन थे सर? सोचो, ये वाला हिस्सा है, ये खाई करके चले गया, ये खुद अपना काम कर रहा थातवान, ये हिस्सा बच गया। अब क्या करेगा? भाई किसी को दे देगा, यार किराए पे दे दूं मैं। आज के जमाने में ऐसे कहते भाई इतनी जमीन मैं खुद कर रहा हूं, बाकी मैं किराए पे दे देता हूं। वही करता था थातवान, इस जमीन को किसी को किराए पे देते था, बोलता था भैया इस पे प्रोडक्शन कर और मुझे भू राजस्व देना, यानी टैक्स देना, जिस प्रकार से भी कर दे देता है, चाहे मुझे नगद दे, चाहे मुझे बिसा के रूप में दे, वो मुझे टैक्स दे दे, और इस पर तू खेती कर। तो ये इस हिस्से पर स्वतंत्र रूप से खेती कर रहा है थातवान के अधीन, जिसका नाम क्या है बेटा? सिरतान। और ये वही सिरतान है जो थातवान को सिरती कर देता है। कैसा कर देता है रे? हाँ, सिरती कर देता है। और कितना होता है टोटल प्रोडक्शन का? 1/2, जो कि राज्य के भू राजस्व का सबसे बड़ा भाग सिरतान से ही आता है। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत है बताओ? ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट है, वो है परमारकालीन अर्थव्यवस्था। क्या है बेटा अगला पॉइंट? परमारकालीन अर्थव्यवस्था। अभी आप इधर एकदम ध्यान मत दो, पहले जरा सुन लो। परमारकालीन अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था मतलब भाई पैसे का माध्यम, कहां से पैसा आ रही थी, कैसे इकोनॉमी जनरेट हो रही थी। परमार काल में अगर आप देखोगे तो
प्रजा की जो अर्थव्यवस्था या राज्य की अर्थव्यवस्था, एक तो भू राजस्व है, एक बात तो है। दूसरा क्या था कि उत्तराखंड के घर घरों में शिल्प उद्योग प्रचलित था। काफी जगहों जो है मतलब लोगों के बीच में शिल्प उद्योग बड़े फेमस रूप में प्रचलित था। अब आप सोचेंगे सर शिल्प उद्योग क्या होता है? शिल्प उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जिसको आप अपने हाथों से औजारों के माध्यम से परंपरागत तरीके से जिस उद्योग को चलाते हैं उसे हम शिल्प उद्योग कहते हैं। शिल्प उद्योग ज्यादातर अगर आप देखोगे तो वो जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर लेवल पर, यानी छोटे छोटे घरों में ही अपने लोग इस तरीके का उद्योग कर रहे थे। तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार अगर आप परमार काल में देखोगे तो वो था शिल्प उद्योग। कौन था बेटा? शिल्प उद्योग। अब इस शिल्प उद्योग को करने वाले लोग शिल्पकार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? शिल्पकार। अब इधर जरा ध्यान दो, मैंने कुछ प्रमुख शिल्पकारों के बारे में बात की हुई। जैसे पहले शिल्पकार चमड़े के जूते बनाने वाला, उसको क्या कहा जाता था? उस शिल्पकार को कहा जाता था बाड़े या चर्मकार। चर्मकार तो हिंदी का शब्द है, लेकिन बाड़े मुख्य रूप से शुद्ध शब्द। चमड़े के जूते बनाने वाले, चमड़े का काम करने वाले को क्या कहा जाता था? बाड़े कहा जाता था। ठीक है, कई जगह पहाड़ों में बाडेई भी नाम देते हैं उसके, बाडेई। ठीक है, ये वही है। दूसरा है वस्त्र बनाने वाला, मतलब मुख्य रूप से वस्त्रों को सिलने वाला, तो उसे कहा जाता था औजी। अब देखा होगा औजी का जगह ढोल बजाने वाले को भी कहते थे। हमारे यहाँ अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे यहाँ एक मंगत राम हुआ करता था, वो औजी भी था, कपड़े भी सिलता था। ठीक है, तो औजी या दर्जी जो होता है उसे बोला जाता था वस्त्र बनाने वाले को, यह शिल्पकार था। तीसरे नंबर पे शिल्पकार था मध्य। अच्छा, मध्य का मतलब यहाँ पे ये मध्य तो लिखा थोड़ा दूसरे टाइप का गया है, मैं इसे सुधार देता हूँ। यहाँ पे मध्य ऐसा होना चाहिए था, ऐसा। मध्य मतलब होता शराब। मध्य निर्माता या विक्रेता, यानी शराब बनाने वाला या विक्रय करने वाला, उसे नाम दिया गया कलाल या सौंडिक। क्या नाम दिया गया बेटा? कलाल या सौंडिक। दारू तो आजकल देखो आप उत्तराखंड में वाइन टूरिज्म, हाँ उत्तराखंड की सरकार, भाई साहब देवभूमि में ऐसे ऐसे सरकारों की तो क्या बोलूं अब, है तो वाइन टूरिज्म बन। अभी पेपर में आया था पिछली बार पीसीएस में, वाइन फैक्ट्री कहाँ लगाई गई है? कोडवार में नहीं लगाई इन्होंने? जरा देखो बेटा। तो मध्य निर्माता विक्रेता के लिए कलाल या सौंडिक शब्द। इसके अलावा भांग के रेशे बुनने वाला, रेशों से वस्त्र जो बनते हैं, जैसे भांग के रेशे निकाले उनसे वस्त्र बनते हैं, तो वस्त्रों को बनाने वाले को नाम दिया गया बेटा कोली। क्या नाम दिया गया? कोली। इसके अतिरिक्त देखो 5वें नंबर में घरेलू ताम्र भांड, तांबे के बर्तन या और भी लोहे वगैरह चीजों के जो बर्तन बनते थे, उन बर्तनों को बनाने वाला या युद्ध में अस्त्र शस्त्र बनाने वाले को कहा जाता था कमोटा। ये शिल्पकार कौन होता था बेटा? कमोटा। ओके। नदियों की बालू को धो करके सोना निकालने वाला, आज भी कई लोग ऐसे हैं, देखो आप वीडियो भी देखते होंगे, नदियों की बालू को छानते हैं और उसमें से सोना निकालते हैं। वो उनकी तरकीब होती, पता नहीं कैसे निकालते, अभी भी है कई लोग जो नदियों में ऐसा करते हैं। अब पॉइंट ये है कि सर आ कहां से रहा वो सोना? पता नहीं, महाभारत में भी वर्णन है कई, उसमें यहाँ सोने के बारे में वर्णन है, लेकिन अभी तक भारत सरकार को ये पता नहीं चला ये सोना आ कहां से रहा है, जबकि हिमालय पर्वत पूरा अवसादी चट्टान है ना, तो ये सोना कहां से आ रहा है? जबकि सोना तो अवसादी में होना नहीं चाहिए। हमको नहीं पता और किसी को भी नहीं पता कि सोना मुख्य रूप से कहां से आ रहा था। ठीक है, नदियों की बालू धोकर सोना निकालने वाले को धोनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा? धोनी। अच्छा, इसके अतिरिक्त धोनी वर्ड एक और भी आया है। कोई व्यक्ति जो है वो नाविक जो होता था, उसके लिए धुनार या धोनी शब्द का भी प्रयोग किया गया है। नाविक जो आपको नदी पार करवा रहा था, उसके लिए भी धुनार या धोनी शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अलावा सुनार, लोहार, वो तो खैर वो उद्योग तो थे। ये मुख्य उद्योग थे जो कि उत्तराखंड में परमार कालीन अर्थव्यवस्था के क्या थे बेटा? मूल स्रोत थे। क्या ये मेरी बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़े जरा। अब देखो ये तो प्रमुख शिल्पकार आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन और आगे बात करते हैं कि परमार काल में अर्थव्यवस्था के और क्या क्या हमारे पास साधन। पहले तो एक बात समझो, परमार काल में जो व्यापार हो रहा था वो वस्तु विनिमय के थ्रू हो रहा था। किसके थ्रू हो रहा बेटा? रुपये का प्रचलन कम था, वस्तु विनिमय का ज्यादा था। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? अगर आपको कोई वस्तु खरीदनी है उसके बदले दूसरी वस्तु देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको 2 किलो चावल खरीदने हैं तो उसके लिए आपको 3 किलो गेहूं देना पड़ेगा। क्या मैं एक अपने तरफ से कह रहा हूं, 3 किलो क्या देना पड़ेगा? गेहूं। तो वस्तु के बदले वस्तु को खरीदना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। व्यापार मुख्य तरीके से किस तरीके से हो रहा था बेटा? वस्तु विनिमय के थ्रू। अच्छा,
इसके अतिरिक्त व्यापार जो है बाहरी राज्यों से भी होता था, और मुख्य रूप से जो व्यापार अब शुरू हो गया था वो हो रहा था बेटा तिब्बत के साथ। किसके साथ हो रहा था? तिब्बत के साथ व्यापार हो रहा था, है ना। अब नहीं होता तिब्बत के साथ व्यापार, एक तो चीन ने कब्जा कर दिया, दूसरा जो 1962 का चाइना के साथ युद्ध हुआ उसके बाद से तो व्यापार पूरा ही खत्म हो गया। तो उत्तराखंड का जो व्यापार हो रहा था बाबू, वो किसके साथ हो रहा था? तिब्बत के साथ व्यापार हो रहा था। किसके साथ? तिब्बत के साथ व्यापार हो रहा था। ठीक हो गया। अच्छा, तिब्बत के साथ व्यापार, ये वाला हिस्सा है तिब्बत, तिब्बत, ठीक है। अब देखो, व्यापार आप राज्यों के साथ करो चाहे तिब्बत के साथ व्यापार करो, जब आप व्यापार कर रहे हो तो उस पर, जब आप किसी चीज को खरीदते हैं, बाहर से अंदर मंगाते, उसे तो हम कहते हैं आयात। और जब आप अपने देश से किसी वस्तु को बाहर भेजते हैं तो उसे कहते हैं निर्यात। तो आयात और निर्यात पर भी टैक्स लिया जाता था। क्या लिया जाता था? टैक्स। और इस टैक्स को कई जगह लिखा गया है पौन टूटी कर। क्या कहा गया बेटा? पौन टूटी कर। ओके, तिब्बत के साथ अगर मैं व्यापार की बात करूं तो मुख्य रूप से इतिहास में देखा जाता है कि भाई 1883 से शुरू हुआ होगा। कब से हुआ? 1883 से व्यापार शुरू हुआ। और इस दौर में तिब्बत के साथ व्यापार के लिए बाबू ट्रेड रेगुलेशन बनाए गए, यानी व्यापार करने के क्या बनाए गए? नियम बनाए गए, ट्रेड रेगुलेशन बनाए गए। लेकिन क्या होता था? ये टैक्स आ रहा है, एक तो यहाँ राज्य सरकारें टैक्स ले रही हैं, जो गणपति लोग थे वो टैक्स ले रहे, प्लस तिब्बत के लोग टैक्स ले रहे है या नहीं? तिब्बत के लोग भी टैक्स ले रहे। लेकिन 1883 के बाद 1904 एक समय आया, 1904 एक समय आया। ऐसा नहीं है कि 1883 में तिब्बत के साथ व्यापार हो, उससे पहले भी व्यापार चलता आ रहा था, लेकिन मुख्य रूप से फला फूला अगर कोई व्यापार तिब्बत के साथ तो 1883 के बाद फला फूला, क्योंकि जब ट्रेड रेगुलेशन अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया तो तब जो है हमारा व्यापार बड़ा अच्छा चला, तो कर लिया गया पौन टूटी। लेकिन 1904 आते आते अंग्रेज अधिकारी वहां गए तिब्बत में, उन्होंने वहां दलाई लामा से बातचीत करी, और उसके बाद जो है 1904 में एक दूसरा ट्रेड रेगुलेशन बनाया गया 1904 में, और इसके द्वारा तिब्बत के साथ फ्री ट्रेड होने लग गया। क्या होने लग गया बेटा? फ्री ट्रेड का मतलब होता है बिना किसी आयात निर्यात या अन्य प्रकार के टैक्सों के आयात व्यापार होने लग गया तिब्बत के साथ। प्रश्न क्या पूछा जा सकता है पेपर में कि किस ट्रेड रेगुलेशन के द्वारा तिब्बत के साथ फ्री व्यापार होने लग गया? तो वो होने लग गया 1904 के ट्रेड रेगुलेशन के साथ। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो भाई। ओके, अच्छा। इसके अलावा राज्य में जो है, जरा सुनना जरा, इसके अलावा राज्य में कई लोग ऐसे थे जो तांबे की खानों में काम करते थे। अब राज्य में हमारे पोखरी नागनाथ की तरफ और भी पौड़ी में भी कई जगह तांबे लोहे की खाने थे उस दौर में। तो तांबे या लोहे की खानों, लोहे की खानों में काम करने वाले लोगों को, खानों में काम करने वाले लोगों को एक नाम दिया गया जिसे कहा गया बेटा आगरी। वो जाति थी स्पेशल रूप से, उन्हें कहा गया आगरी। क्या कहा गया बेटा? आगरी। यानी थोड़ा बहुत लोहा, सोना, ये चीजें भी, तांबा वगैरह ये निकाले जा रहे थे खानों से, और उसको निकालने वाली जो जाति थी उस जाति का नाम क्या था बेटा? आगरी जाति। इस तरीके से हमने आज 3 पॉइंटों बात की। एक, भू राजस्व के बारे में बात किया, दूसरा हमने किसान किस तरीके थे उस पर बात किया, और तीसरे पे हमने परमार काल में अर्थव्यवस्था किस तरीके की थी, कौन साधन थे अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से जिनसे इनकम जनरेट हो रही थी, आज हमने इस पर बात कर रही थी। अब बात करते हैं परमार काल के सैनिक व्यवस्था के बारे में कि भाई सैनिक व्यवस्था किस तरीके की। वैसे मुझे पहले बात करनी चाहिए थी पर कोई बात नहीं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सैन्य प्रशासन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं सैन्य प्रशासन की बात करूं तो सेना में सर्वोच्च अधिकारी, जिसे आप बोल सकते हैं सबसे बड़ा सेना नायक जो होता था, वो होता था बेटा राजा। कौन होता था? राजा। इसके अलावा कल हमने जो है वजीर और दीवान के बारे में भी बात करी हुई है, खैर वो एक अलग बातें हैं। सबसे ऊंचा होता है राजा। राजा के नीचे होती थी, देखो पलटन, सेना जो होती थी, गढ़वाल की जो सेना होती थी, गढ़राज, वो पलटनों में डिवाइड होती थी, जिसमें एक पलटन का नाम था बधान। क्या नाम था बेटा? बधान। दूसरी पलटन का नाम था सलाण। क्या नाम था? सलाण। और तीसरी पलटन का नाम था लोहबा। अब ये पट्टियां भी है ना, बधानगढ़ है, लोहबा है, सलाण है ना, ये पट्टियां भी है। तो बधान, सलाण और लोहबा ये जो है पलटने थी गढ़वाल की, गढ़ राज्य सैनिकों की।
अच्छा, सेना की भर्ती कौन करता था? सेना की भर्ती, सेना की भर्ती कौन करता था? तो सेना की भर्ती करने वाले व्यक्ति को जो नाम था बेटा, उसे कहा जाता था या तो थोकदार, क्या कहा जाता था? थोकदार। या फिर एक और बंदा था गोलकार, याद है आपको? क्या था, करता था ये? गोलदार, गोलदार, गोलदार याद होगा आपको। राजधानी का सुरक्षा अधिकारी हुआ था गोलदार। तो गोलदार, दो लोग सेना में भर्ती करते थे, थोकदार और गोलदार। इसी तरीके से जो है सैन्य व्यवस्था थी किसके दौर में? बोलो भाई, परमार काल में। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हम कल बात करेंगे कुछ अन्य पॉइंटों पर जो परमार कालीन प्रशासन से संबंधित होंगे। ठीक है, ठीक है।